हम क्यों ऐसा चाचा, हम क्यों नहीं कर पा रहे? जब हमने 71 में मुक्ति वाहिनी भेज दी थी, तो हम अभी भी तो भेज सकते हैं कुछ ऐसा। हाँ अभी भेज सकते हैं, करेंगे कोई ना, हमसे तो ज्यादा सेना वाले हैं, ज्यादा बैठे हैं। जो आपके जब सेना अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, वो हमसे तो ज्यादा दिमाग रखते हैं। भाई देश चला रहे हैं वो लोग। कैसे, लेकिन ये आप लोगों को क्या लगता है कैसे होगा? कश्मीर में रुकेगा ये ना रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। जब तक आर पार ना होगा तब तक न रुकेगा। हाँ लगता है जब तक आर पार नहीं होगा। वो कैसे किस माध्यम से होता है ये अलग बात है। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये अलग चीज है। तो जैसे ये अभी जैसे बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या उरी के बाद, तो उससे कुछ असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा सर। जब उनके आतंकवादी यहाँ छिपे हुए बैठे हैं तो जरूर उनको नुकसान होगा, क्षति होगी। फिर भले आगे चल कर कुछ समय के लिए तो रोके जाएगा, कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाए। हाँ, कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। परमानेंट सॉल्यूशन चाचा बताने आर पार ही है, बस आर ही पार होना चाहिए परमानेंट। भाई बाढ़ आती है उसमें कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन दिया जाता है, इसके बाद फिर खाई होता है। ऐसी ये है आतंकवाद की बाढ़ है आई है। अच्छा, जैसे यहाँ अभी तो कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, तो ये मुद्दा रहेगा, ये सब कश्मीर वगैरह, ये हमीरपुर का ही कोई मुद्दा रहेगा? क्या रहता है? विपक्ष वाली पार्टी अपना चाहे तो वो मुद्दा बनाए, विकास का मुद्दा। विकास है। चाचा कुछ हुआ है हमीरपुर में विकास? विपक्ष वाले तो ना ये मुद्दा उठाएंगे, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? नहीं, वो तो ये उठाएंगे कि ये सब सरकार फेल है। चीन के मोर्चे में फेल है, पाकिस्तान के मोर्चे में फेल है। वो तो ये मोर्चा उठाएंगे। हमारे जवान भी ये फर्जी दिखा देते हैं, फर्जी स्ट्राइक करते हैं, फर्जी मुठभेड़ करते हैं। कश्मीर वाले वही करते हैं, फर्जी मुठभेड़ है। इनकाउंटर में जो मारे गए सब फर्जी है, ऐसा बोलते हैं विपक्ष वाले। बोलेंगे, बोलते भी हैं। और अच्छा आप बोल रहे हैं कि विकास रहेगा मुद्दा? हाँ विकास। कुछ हुआ विकास हमीरपुर में? अब विकास है? अरे तुम्हारा ये कानपुर सागर भी 4 लेन का होना था, अभी तक नहीं हुआ। इस बंदे को कुछ बजट मिलना था 6,46,71,000, वहाँ जो शिलान्यास किया गया था उसका पैसा नहीं आया, तो कहाँ से विकास हो रहा है ये सब? विकास एक ऐसी चीज नहीं है कि उठा के रख दो कहते हो गया सब विकास। विकास क्रम क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है। अब बहुत सी योजनाएं अखिलेश की सरकार की चालू थी, उन्होंने उद्घाटन करके वो पूरी हो रही है। अभी इनकी योजना तो पूरी धरातल पर आई नहीं। ये प्लांट है अखिलेश के जमाने का, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये सामने ये जो बिजली वाला प्लांट बन रहा है, ये कांग्रेस के टाइम, जायसवाल जी के टाइम का है। ये जायसवाल जी के टाइम का प्लांट है। हाँ, मतलब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, यहाँ यूपी में अखिलेश सरकार थी, जायसवाल जी ने स्वीकृति दी। ये क्या कोयला प्लांट है? कोयला से बिजली बनेगी? कोयला से बिजली बनेगी। तो यहाँ से हमीरपुर के लोगों को भी रोजगार मिलेगा कुछ? हाँ क्यों ना मिलेगा, मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ जो है पैसे है। पर ये कॉलोनी बनेगी तो रोजगार तो यहाँ के लोगों को कुछ मिलेगा ना? नहीं, कॉलोनी तो बन रही है, वहीं के टेम्परेरी रोजगार मिलता है, टेम्परेरी मिलता है। हाँ मजदूर वगैरह लग जाते हैं। बाकी नौकरी तो सब बाहर वालों को देते हैं, या जिनकी जमीनें गई उनको खैर मिल रहे हैं। जमीनों का मुआवजा तो सबको सही मिला होगा? मुआवजा तो बहुत मिला, कुछ बाकी है। हाँ नमस्ते ललन टॉप जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो नाहिद भाई उधर खड़े कह रहे थे। क्या नाम है चाचा आपका? रमाशंकर गुप्ता। रमाशंकर गुप्ता जी रोज आते हैं वॉक करने? बढ़िया है। अच्छा, परिचित है सब आप लोग? सब लोग। ये हमीरपुर में बहुत अच्छी चीज है, सब एक दूसरे को नदियों के बीच में बसा है जगह, एक तरफ बेतवा, एक तरफ जमुना जी। जगह है घूमने की। हाँ, ये विद्युत विभाग है, ये बैंक है। विद्युत विभाग कौन है? आप विद्युत विभाग में? अच्छा, ये आपने ठीक किया, जोड़ दिया, क्योंकि हम अगला सवाल ही फौरन यही पूछते हैं कि साहब बिजली के बिल को लेके गांव में बड़ी शिकायतें मिलती हैं। बिजली ज्यादा आएगी तो बिल ज्यादा आएगा ही, उसमें शिकायत क्या बात है? बैंक वालों ने। अच्छा एक बात बताइए, कुछ ऐसा फिक्स मीटर का चक्कर है क्या गाँव में? क्या है गांव में? तो फिक्स चार्ज था ही पहले, अब मीटरिंग सिस्टम किया है। नहीं पहले तो उनको आदत नहीं है ये मीटर वाले। पहले प्राइवेट ट्यूबवेल और इनमें सब फिक्स था, गांव के मिनिमम चार्ज देना है आपको। अब सब जगह मीटरिंग का सिस्टम किया उन्होंने। गाना बज रहा है इसको तो आपको ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना गाना। सुजात हुसैन का। अरे सुजात तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो कहाँ से आगमन हुआ तो दीजिए। हम अभी तो कानपुर में थे, नगर और देहात। आवाज यहाँ है, कल उरई जालौन, फिर उधर ललितपुर,
झांसी, फिर महोबा से निकल जाएंगे बांदा, चित्रकूट, फिर उधर प्रयागराज, कौशाम्बी की तरफ। हाँ, लंबा पूरे यूपी का टूर चल रहा है। थोड़ा हमने कहा जरा जायजा लिया जाए चुनाव से पहले। अब आपने छेड़ा है तो मैं थोड़ा सा, अरे खोल के बोलिए। बाबा ने कहा, मेहर बाबा यहाँ आए थे हमीरपुर। अच्छा, और कितने साल पहले? ये आए थे, ये नहीं मैं बताई दे रहा हूँ, 69 में बॉडी ड्रॉप के 57 की बात है। तो उन्होंने ये कहा था हमीरपुर के बारे में, हमीरपुर इज माई हार्ट, आंध्रा इज माई माइंड। तो हमीरपुर का स्थान तो वैसे ही बहुत अच्छा ऊंचा है। ये एक परमात्मा ने कहा हमीरपुर मेरा हृदय है। और मैं, जैसे मेरा एक मकान महाराष्ट्र में बाबा की समाधि में भी है, लेकिन मुझे अच्छा यही लगता है, इससे अच्छा कोई शहर नहीं लगता कि दो नदियों के बीच में बसा, ना कहीं बढ़ सकता है, ना कोई प्रदूषण है, ना कुछ है। तो हम स्वर्ग जैसे अब परिचित हैं, सब परिचित हैं, 1 2 एकदम अमन चैन में रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, यहाँ बिल्कुल कोई, अरे किसी शहर को एक नदी मिल जाए तो सौभाग्य। यहाँ तो दो नदियाँ हैं। दो नदियाँ हैं? हाँ, क्या वातावरण, क्या यहाँ की क्लाइमेट है, मस्त जगह है। माइनिंग भी बहुत है सुना है। हाँ, खनन भी बहुत है। हाँ, यही खनन यहीं से तो जा रहा है, सब यहीं से सब जा रहा है। तो सब वैध रहता है, कुछ अवैध भी रहता है, क्या चर्चा है? ये देखो पीछे देख के मुस्कुरा दिए तुरंत। राजनीति वाले ही बताएंगे, वैध अवैध हम लोग नहीं जानते। बिजली विभाग के कोई कौन पड़े चक्कर में? नहीं, वैध है सब, लेकिन वैध में भी लोग बाग अवैध कर लेते हैं। कैसे करते हैं चाचा? कैसे करते हैं? जैसे मान खनन का पट्टा हुआ, अब तो पहले तो ये था कि इतना पट्टा हुआ 1 एकड़ का, 5 एकड़ तक मोहरम निकाल लिया। हाँ। अब लेकिन कुंटल के हिसाब से मोहरम जाती है। हर उसमें जो है कुंटल तौल के हिसाब से मोहरम जाती है, तो वो ज्यादा इधर उधर नहीं कर पाते। बस यही है कि डुप्लीकेट वो बनवा लिए, क्या कहते हैं, हाँ, वो काया बनाओ का। हाँ, क्या बोलते हैं चाचा? रॉयल्टी। क्या नाम है आपका? दया। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे माइनिंग के बारे में? नहीं, हम कुछ नहीं बता रहे थे। अरे एकदम ये आदमी माइनिंग सुनते ही पीछे क्यों हटता है? रॉयल्टी की बात हम करते हैं। बड़े बड़े माफिया रहते हैं। बड़े माफिया रहते हैं। उसमें सबको डर रहता है। इसीलिए हमने सुना है कि हमीरपुर के टिकट को लेके भी बड़ा हाँ, संघर्ष है। संघर्ष है। संघर्ष, माफिया लोग उसमें भी घुसे हैं। उसमें भी घुसे हैं। हाँ, टिकट मांगने की इच्छुक है। हाँ। सब चाहते हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। बालू और विधायकी, वाह वाह वाह, हैं? इसी चक्कर में है, यही चक्कर में है। बालू वाले ही विधायक की चाहते हैं। बालू वाले विधायकी चाहते हैं। ज्यादातर वही है। आम आदमी नहीं सोच भाई, सकता। पैसा है उनके पास यार, पैसा है। खरबों भरा है, अरबों खरबों। और का। हाँ। ये चक्कर है हमीरपुर का। तो तरक्की सिर्फ उन्हीं की हो रही है कि शहर की भी कुछ तरक्की हो रही है बालू से? शहर हाँ? की काहे हो जाए, शहर की अपनी तरक्की। नहीं, कुछ ऐसा होता है ना, बहुत पैसे वाले हों तो अच्छे स्कूल खुल जाए, अच्छे अस्पताल कोई प्राइवेट खोल दे। शासन से जब खुले तो शासन से ही खुले, समाज सेवी नहीं है बालू वाले, बस अपने स्वयं सेवी हैं। स्वयं सेवी हैं। बालू वाले समाज सेवा करते हैं, जब चुनाव होगा तब देखिए। चुनाव में बालू वाले समाज सेवा करते हैं। अपने कैसे करते हैं चाचा? अपने पार्टी का नहीं, कोई अपना कहीं कोई पैसा इधर उधर से देगा, कहीं कोई अपने कैंडिडेटों को सपोर्ट कराएगा। प्रधान का दे ले बांटो गाँव भर को। बांटो। हाँ, मैं एक प्रधान को कितना दे देते हैं? को जैसा गाँव हुआ, हाँ, प्रधान के पकड़ा पूछते ना कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितने वोटर हैं आपके अंदर। बस वही हिसाब से दे वोटर हैं, ले इतने। ले 20 लाख, लो 20 लाख। अरे हो का, ले बोतल पियो। ले बोतल पियो। उधर सपा वालों को सुनना हो तो सपा का जिला अध्यक्ष देखो खड़ा, ये मुस्कुराता हुआ है। कौन है जिलाध्यक्ष? नगर अध्यक्ष भैया, आनंद मिश्रा। अरे हमको इतना अच्छा लग रहा है कि एक हमको नेता मिले हैं जो बिल्कुल शॉर्ट्स और टी शर्ट में है और फिटनेस की चिंता, रोज वॉक करने आते हैं। तो आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, क्या नाम है? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। किसको लड़वा रहे हैं इस बार चुनाव? सुना है उनके शिवचरण के लड़के का टिकट कट रहा है। देखिए अभी कुछ क्लियर नहीं है। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब ना तो सही से बताओ। नहीं हम लोग ये तो मान लीजिए किसी को नहीं पता था अभी। दावेदार कौन कौन है बताओ? तुम हो दावेदार? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तो किसको लड़वा रहे हो? देखिए जिसको भी मिल जाए। अरे आप लोगों से कुछ छुपा है क्या? तो इसीलिए तो बता दो थोड़ा सा। बताओ भाई, सपा से किसका नाम चल रहा है? पत्रकार महोदय, ये भी पत्रकार हैं, बताइए
किसका नाम चल रहा है सपा से? सपा से अभी तो फिलहाल वही है शिवचरण के जो लड़के हैं मनोज प्रजापति। हाँ, मनोज 17 लड़े थे और बाई इलेक्शन लड़े थे युवराज वाला। बाई इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन हाँ। बीजेपी जो है यहाँ से बाई इलेक्शन जीती थी, बीजेपी जीती थी। ये हम लोग इस वक्त हमीरपुर में हैं। हमीरपुर जिले में 2 विधानसभाएं आती हैं। एक विधानसभा हमीरपुर की है, सदर सीट जिसे कह सकते हैं, और दूसरी विधानसभा राठ की सुरक्षित सीट है। राठ की सुरक्षित सीट से मनीषा अनुरागी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वो विधायक हैं। और हमीरपुर सदर से 2017 में अशोक चंदेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अशोक चंदेल हत्या के मुजरिम पाए गए और उन्हें हाई कोर्ट से सज़ा मिली। यहाँ पर एक और भाजपा नेता है राजीव शुक्ला, उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी। मेरे ख्याल से 1997 का कांड है, 5 मर्डर हुए थे, तो उसमें ये सेशन कोर्ट से बरी हुए थे और हाई कोर्ट से उनको सजा मिली। आजकल आगरा जेल में बंद हैं अशोक चंदेल। तो जब उनको सजा हो गई तो उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी ने युवराज सिंह को उतारा और युवराज सिंह ने फिर से अभी दावेदारी है उनकी इस बार भी मनोज प्रजापति को हराया। शिवचरण में लिखा तो 3 या 4 बार विधायक रहे हैं और बसपा से मंत्री भी रहे। पुराने नेता हैं, पुराने 91 में जीते थे, राम लहर में यहाँ से जीते थे वो हैं। 89 में दूसरे नंबर पे रहे थे, 91 जीत गए थे, ऐसा ही था ना। 89 में तो अशोक चंदेल जीते थे, निर्दलीय है ना, 2 बार हारे थे, 80-85 और फिर जीते थे। और ये वही हमीरपुर है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं चंद्रभानु गुप्ता, बहुत पहले हैं। हमीरपुर मौदाहा से हारे हैं चाचा, बड़ा सही बता रहा हूँ। बहुत तैयारी से आए हैं आप। बता रहे यार भैया, क्या बात, बड़ा इसी में जा चुका है। चाचा तैयारी है अपने पास और क्या है? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, तैयारी से ज्यादा। कौन लड़े थे उनके खिलाफ? वो रानी कौन थी? रानी राजेंद्र कुमारी। रानी राजेंद्र कुमारी बुंदेलखंड के श्री दीवान सिंह की पत्नी। दीवान सिंह की पत्नी थी और हार गए थे चंद्रभानु। फिर रानी खेत जाके लड़े थे यहाँ के। रानी खेत से जीत गए, फिर रानी खेत से जीते थे। फिर वो मुख्यमंत्री बने थे आचार्य संपूर्णानंद के बाद। पहले पंत जी बने, गोविंद वल्लभ पंत, फिर आचार्य संपूर्णानंद, फिर चंद्रभानु गुप्ता बने। लेकिन फिर कामराज प्लान आया था 63 में, तो ये निपट गए थे। और फिर सुचेता कृपलानी बनी थी, फिर 67 में बने थे, लेकिन 19 दिन ही रह पाए थे। फिर चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी तोड़ दी थी और फिर उसके बाद से तो नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन चले गए। तो यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आए थे चंद्रभानु गुप्ता? रहने वाले तो अलीगढ़ के थे, क्या वजह? राम गोपाल गुप्ता थे जिला परिषद अध्यक्ष, हाँ, उनसे इनकी थी तो उन्होंने लड़वा दिया था। उनसे उनके संबंध थे कि उल्टा संबंध थे, रिश्तेदारी भाई, कांग्रेस में थे वो, रिश्तेदारी थी। और दूसरी बात की ये जिला अध्यक्ष थे तो उसके नहीं राम गोपाल गुप्ता उनके बहुत करीबी थे। नाम बताइए अपना। मैं नाहिद अंसारी हूँ। राम गोपाल गुप्ता उनके बहुत करीबी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो विधायक हो गए थे, पिटीशन हार गए थे वो, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या चुनाव में अनैतिक कार्यों के लिए? हाँ, पिटीशन हार गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके चूंकि बहुत करीबी थे तो उन्होंने आमंत्रित किया कि आइए यहाँ से लड़िए। ये बात तो फिर सीबी गुप्ता चूंकि राम गोपाल गुप्ता के बहुत करीबी थे, आके यहाँ चुनाव लड़े मोदाहा विधानसभा। उस जमाने में हमीरपुर मोदाहा विधानसभा अलग थी, खत्म हो गई, परिसीमन में खत्म हो गई। तो मोदाहा विधानसभा से आके लड़े थे। चंद्रशेखर जैसे लोग उनके प्रचार में आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर तो तब कांग्रेस में हुआ करते थे। सब लोग बहुत बड़े बड़े नेता प्रचार में आए थे। बताइए, पूछा कि हार क्यों गए? हार क्या? एक नारा दिया गया, रानी का डोला न जाने पावे। रानी का डोला न जाने पाए, क्या मतलब हुआ इसका? डोला लेने आया है चंद्रभानु, डोला लेने आया है। जो डोला वो विदाई, तो मान सम्मान की बात हो गई। ये पड़ गया कि बुंदेलखंड की इज्जत न जाने पावे, डोला ना उठने। रात भर में सब बदल गई, रात भर में। हाँ। ये उड़ गया कि डोला जा रहा है, रानी का डोला जा रहा है। गिनती के पहले उनको मालूम हो गया था कि मैं हार जाऊंगा। हेलीकॉप्टर से उड़ गए थे। उनके उस जमाने वो जीप और साइकिलें लेकर आए थे जो आज भी खड़ी है मैदान में। जीप सब छोड़ गए, सब सारा सामान छोड़ के चले गए थे। आभास हो गया था कि हम हार गए चुनाव। एक नारे पर डोला ले जाएंगे, डोला ले जाएंगे। और एक बात और थी। हाँ चाचा, नाम क्या आपका? मेरा राजेंद्र सिंह चौहान है। हाँ।
और वृक्षमित्र संगठन का संयोजक हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं ये किले, अरे ये पूरा। अच्छा, इससे आप ये 5 बजे। अच्छा, गुटखे की बीमारी यहाँ भी बहुत है। गुटखा और पॉलीथीन, तो आप चलते हुए जहाँ आपको रैपर दिखता है, मैं 5 बजे से शुरू करता हूँ। कितना शानदार काम है, देखिए कितना इंस्पिरेशनल काम धूम है। मुझे अमेरिका भी जाने का मौका मिला 2013 में। कहाँ गए थे आप? अमेरिका में पिट्सबर्ग गए थे। 60 देशों का सम्मेलन था। अच्छा, हाँ, तो आप बता रहे थे कुछ। हाँ, तो और मुझे डीएम ने यहाँ सम्मानित किया, बांदा डीएम ने किया, राजू श्रीवास्तव ने किया पर्यावरण में। तो मैं ये बता रहा था कि जो दीवान साहब थे, उनके राजेंद्र कुमार जी के पति दीवान साहब बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। कहाँ के दीवान थे? सरीला के? नहीं, मगरौट के। मगरौट के। और वो उनकी पत्नी उनके साथ में जेल में रही थी। ये सांसद बच्चा जी हुए उनके एक लड़के, वो जेल में ही पैदा हुए थे। और अंत में जब वो खत्म हुई तो सती हुई थी। वो सती हुई थी। सती हुई? हाँ, सती हुई थी। बहुत बड़ी बात थी। सती तो गैर कानूनी है, बड़ी बात कैसे? नहीं, उस टाइम पे वो धार्मिक उसमें चलता था। कब सती प्रथा खत्म नहीं हुई थी? कैसी बात कर रहे हैं? खत्म हो गई थी। आप कब की बात कर रहे हैं भाई साहब? सती पहले खत्म हो गई थी, लेकिन वो सती हुई। हाँ, तो अनैतिक तो शुरू चला। सती जाके वहाँ कूद गई थी अपने पिता की यज्ञ में जाके। इसलिए तो उनकी एक धाक बुंदेलखंड में दीवान साहब का मान सम्मान बहुत था। बहुत बड़े क्रांतिकारी परमानंद जी के साथ में दीवान साहब। कौन सी पार्टी से लड़े थे वो? प्रजा सोशलिस्ट, प्रसोपा से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। जी, पहले चंद्रशेखर जी भी उसी पार्टी में थे। हाँ, चंद्रशेखर जी प्रसोपा में थे। चंद्रशेखर जी तो कांग्रेस से प्रचार करने आए थे। नहीं, कांग्रेस में तब नहीं थे। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस में थे, प्रचार करने आए थे मोधा। नहीं, मुझे नहीं, इस चीज को लेके संदेह है। जब अशोक मेहता कांग्रेस में गए थे, इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में वो सोशलिस्ट थे। जब नेहरू जी का बिल्कुल उत्तरार्ध आया, वो अशोक मेहता को प्लानिंग कमीशन लेके आए, तब चंद्रशेखर गए थे। गुप्ता के इलेक्शन में चंद्रशेखर जी मोधा आए थे। उनकी बड़ी यादें हैं, प्रमाण पत्र तमाम, ढेर सी फोटो है। में तो आए थे, लेकिन वोट मांगने, कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए। और तमाम बड़े नेता आए थे, तमाम बड़े नेता देश के जो बाद में तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे, वो सब लोग आए थे। को आगे बढ़ाइए। मैं तो ये चाहूंगा कि आपसे मुलाकात तो मोबाइल में होती रहती है, टीवी में जी। तो हमने ये काम किया है, 1 किलोमीटर का ये परिपथ है। ये बहुत सुंदर चीज है हमीरपुर के लिए। और हमने हजारों पेड़ लगाए हैं। मेरा एक वृक्ष मित्र संगठन है, उसका वृक्ष मित्र संगठन, उसका मैं संयोजक हूँ। और सभी लोग उस एतवार को शाम को 5 बजे आते हैं हमारे वृक्ष मित्र जी। और सब लोग उसमें श्रमदान करते हैं, ये कूड़ा उठाते हैं, सब ये संदेश देते हैं स्वच्छता अभियान का। तो इसको देखिए, आगे बहुत अच्छा बनाया है। मैं तो जैसे ही दाखिल हुआ, मुझे लगता है कि बहुत शहर के लिए सौभाग्य की बात होती है अगर वो नदी किनारे बसे। अभी कम देखा है आपने, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए। अभी जाएंगे। हमको दरअसल ये चाचा लोग ना, ये लोग बड़ी गहन मंत्रणा कर रहे हैं भाई। ये तो रोज होता है। चाचा लोग एकदम, इनको सुनते सुनते हमको लगा कि शेख मुजीबुर ने करवट बदली होगी कब्र में, और सैम मानेकशॉ कितने खुश हो रहे होंगे। हैं ये लोग एकदम गुप्त ढंग से आराम से 71 के चुनाव बोले, वो भी तो भेज दी थी। हैं मुक्ति वाहिनी, तो भारत के सब सिपाही मुक्ति वाहिनी वाले बन के पहुंच गए थे और सब ट्रेनिंग दे रहे थे। अभी मानेकशॉ पे फिल्म भी आ रही है। क्या कमाल के आदमी थे सैम बहादुर। कितनी हिम्मत चाहिए किसी जनरल को अपनी प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर। क्योंकि ये तो चाह रहे थे कि ये फरवरी मार्च में ही हमला हो जाए। हमारे भारत देश को कोई आंख नहीं दिखा सकता है वर्ल्ड में। हाँ, ये समझ लीजिए आप। हाँ, ऐसी क्या खूबी है चाचा हमें? अरे ये भाई भारत माता है। हाँ, भारत माता जिसकी रक्षा करती हो तो वो विदेश हमारा क्या कर लेगा, चाहे जो देश चला। लेकिन ये आपसे बैठे बैठे चीन पे कुछ और कह रहे थे। चीन की हिम्मत नहीं है भाई साहब, कुछ और कह रहे थे। हम कुछ ये नहीं कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि भारत ने अपनी सैनिक क्षमता और साजो सामान इतना अच्छा मजबूत कर लिया। इतना मजबूत कर लिया। अब नहीं हिम्मत, किसी की हिम्मत। 62 वाला जमाना गया। अब लड़ले जितना लड़ना हो। अब तगड़ा हो गया। अब तो हम बूढ़े नहीं, हम अब मार डालन 10-15। चाचा आप बूढ़े हो, लेकिन आप हो तो हमीरपुर के, आप अभी भी निपटा सकते हो। हाँ, पर जाए तो हम सारे पर जाए तो मार डालन।
भैया गाली भी कर देना थोड़ा जोश में। क्या नाम है चाचा आपका? हम बांकेलाल निगम। बांकेलाल जी क्या करते थे आपका? अध्यापक रहे, रिटायर हैं। हाँ, वीर रस की कविता भी आप खूब बांटते हैं। अरे अब सब भुला गए लगा, सब भुला गए। 20 साल के रिटायर में मंगरौल से जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं वो जोश लग रहा है एकदम, जुझारूपना तेजी है कुछ हमीरपुर के पानी में। तो पानी तेज नहीं है, ये बुंदेलखंड का पानी है। हाँ हाँ। अच्छा चाचा हमको यहाँ जो है पुरुष यहाँ अंगारे, ज्वालामुखी यहाँ नारी है। ज्वालामुखी यहाँ की नारी है, पुरुष अंगारे हैं। कौन की हिम्मत करेगा जो हमसे लड़े? किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा चाचा पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम जब दिल्ली में किसी को अपना परिचय देते हैं, हम आपके बगल के जिले उरई के रहने वाले हैं, तो हमने जैसे देखा कि साहब कहते हैं बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है। क्या वजह रही बुंदेलखंड के पिछड़ेपन की चाचा? यहाँ ध्यान नहीं दिया किसी सरकार ने, यहाँ नहीं दिया ध्यान, विकास नहीं किया गया। यहाँ जो है सब जेब भरते रहे। हाँ क्यों ध्यान नहीं दिया? बाकी सब जगहों पे कहीं कहीं कुछ काम हुआ है। वहाँ के नेता रहे, वहाँ के नेता डेवलप रहे, यहाँ के नेता सब ऐसे के बने रहे, कोई काम ही नहीं किया, यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। हम यहाँ 70 साल से रह रहे हैं। हाँ ये हमीरपुर में 70 साल उम्र है आपकी? हमारी है 89। लगता नहीं है, अब आप तो नौजवान लग रहे हो। तबीयत से आप अभी नौजवान हो, अभी लग नहीं रहा। दिल से कोई कमी नहीं है। ये हमारा कसम नहीं है, हमारा कसम ना है ना, भगवान कसम बिल्कुल नहीं। आपने का कोई शास्त्रा भाव माने तो बेकार है। हाँ जवान रहन तो बातें दूसरा। नाम नहीं बांके, बांका लखनऊ के दो बांके। हाँ वही हैं हम, वही है लखनऊ के दो बांके। हाँ क्या बात है। तो आप बता रहे थे कि यहाँ पिछड़ेपन की वजह एक ही कारण है, यहाँ भाई नेताओं ने ध्यान जाते रहे जिनका कोई वजूद नहीं। एक और कारण है, विचार शिवचरण जी मंत्री रहे, कौन? शिवचरण प्रजापति। उनकी प्रशासन तक नहीं सुनता था, मंत्री जी की नहीं सुनता था। बताइए, बीएसपी में मंत्री थे। बीएसपी में, तो बीएसपी में मंत्री नहीं सुनी जाती थी। सज्जन है, स्वभाव से सज्जन। आजकल कौन तो यहाँ पानी कम होता है बुंदेलखंड में। हाँ क्योंकि इधर तक कानपुर तक हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगी, वर्षा कम हो जाती है बुंदेलखंड। लेकिन यमुना और बेतवा नदियाँ हैं, कुछ ऐसे नहर का सिस्टम बन सकता था। नहीं, नहरें बन सकता था, बनाई गई, तो बनी है, नहरें बनी, फिर विकास हुआ, नहरें बनी, ट्यूबवेल लगाए गए, सब जगह सिंचाई होने लगी। अब तो यहाँ धान पैदा करने लगे लोग, धान उगा रहे हैं। धान उगा रहे हैं। धान गन्ना नहीं करना चाहिए, धान बहुत पानी खाता है। धान गन्ना तो बुंदेलखंड में वैसे ही वाटर लेवल इतना नीचे है, धान गन्ना हुआ क्या करेंगे? अब बहुत नीचे चला गया है ना, लेवल बहुत नीचे चला गया। 2 बार से ठीक आया है। 2 बार से ठीक आया। क्या नाम है आपका? पंकज आर्या। पंकज आर्या, क्या 2 बार ठीक आया? जल स्तर बढ़ा हुआ है, पानी अच्छा हुआ है। कितने आप पे पानी अभी एग्जैक्टली आंकड़ा तो नहीं मालूम है, लेकिन अपने यहाँ से बता सकते हैं कि पहले यहाँ पे रेता काफी होती थी, अभी क्या है कि पानी का लेवल अच्छा है यहाँ पे। 70 फीट। और पानी कम होने का, स्टेटस कम होने का मेन कारण है खनन। मोरम का खनन जो किया जाता है, खूब हचक के निकाली जा रही है। बिल्कुल, अभी भी इसलिए स्टेटस कम इस बार रुक गया है। हाँ, अभी चल रहा है। जब 10 किलोमीटर दूर रहे आप नदी से और कान लगाओ उसमें कुएं में, तो सी सी की आवाज आती है। जब यहाँ प्लेन चलती है, सी की आवाज, वो किस चीज की आवाज होती है? पानी खींचता है कुओं का, तालाबों का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो जल स्रोत हैं वो इस माइनिंग की वजह से वो कम होते जा रहे हैं, हो गए, अंडरग्राउंड वाटर उधर जा रहे हैं। जी, फिर नदी में होल होते जा रहे हैं किनारे। हाँ चाचा आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। जी बोलिए प्रदीप जी। गर्मियों में ये पोजीशन है कि इतना वाटर लेवल नीचे हो जाता है कि हैंड पंप वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह सब फेल होने लगते हैं। हैंड पंप वगैरह फेल हो जाते हैं बिल्कुल। तो हमीरपुर में पानी का संकट हो जाता है। ये सिर्फ सदर में, शहर में है या गांव के इलाकों में? शहर में। हाँ चाचा, शहर में बहुत पानी, शहर में बहुत पानी को। अरे जमुना जी बह रही बगल में, वो बेतवा जमुना, बेतवा है। हाँ, जो यहाँ सप्लाई होती है वो जमुना बेतवा से नहीं होती, ट्यूबवेल से होती है। ट्यूबवेल से होती है।
अब अगर जमने बेहतर होने लगे तो पानी गंदा नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट कर रही है कुछ गाँव में जहाँ पानी नहीं पहुँचता था। नमामि गंगे के तहत पतेवरा प्लांट लग रहा है इसका। नमामि गंगे के तहत? जी हाँ, अभी पूरा रूरल एरिया में जिंदल कंपनी ने यहाँ से लिया हुआ है ठेका। क्या प्लांट लग रहा है? ये आपका जब संगम रहता अपना जो जहाँ पे यमुना और बेतवा मिली हुई है, उसके आगे जो है तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक पतेवरा गांव पड़ता है, वहाँ एक नहर गई हुई है। ये तो वो साध्वी निरंजन ज्योति का गांव? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और तो वहीं से क्या है कि पूरा फिल्टर होके पानी गांव-गांव जाएगा और पाइपलाइन बिछ रही है प्रेजेंट टाइम पे। बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे बुंदेलखंड का है, बड़ा प्रोजेक्ट। तो पानी संकट दूर हो जाएगा। पिछड़ेपन की एक वजह नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, दूसरा सिंचाई है, दूसरा पानी, तीसरा खनन। तो खनन से तो बहुत पैसा मिलता है सरकार को, राजस्व है, लेकिन सब बाहर जाता है। लाभ यहाँ के लोगों को नहीं। अभी यहाँ पे 2 बार मेडिकल कॉलेज आ चुका है, वो भी चला गया। क्यों चला गया? अब रीजन तो ऊपर के लोग जानते हैं क्या है। एक तो गंगाचरण जी ले गए, पूर्व सांसद है। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत। एक ही आना था हमीरपुर की। हमारे पड़ोसी, आपको कैसे पता हमारे पड़ोसी? अरे उरई के हैं आप। नहीं, हमारा उनका गांव भी अगल बगल है। हम चौंक गए, उनका चाचा हमारी बड़ी कुंडली रखे हैं। ये अंदाजे में बोले हमारा गांव चमारी, उनका करमेर अगल बगल गांव है, मेड़ छूती है हमारे खेतों की। सर एक प्रॉब्लम यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? क्यों? कि शासन का ये डायरेक्शन था कि 10 किलोमीटर मुख्यालय से 10 किलोमीटर के अंदर हो, तो यहाँ वो जितनी जमीन चाहिए थी वो शासन, यहाँ का प्रशासन नहीं उपलब्ध। मतलब और मौजूदा अस्पताल 200 बिस्तर का है नहीं, तो उसको कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। तो हो नहीं जमीन गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती, फ्री में उसको जमीन चाहिए। क्यों नहीं खरीद सकती? इसीलिए तो नहीं यहाँ बन पाया, यहाँ जमीन ही नहीं। अरे चाचा विकास कार्य के लिए जहाँ चंदपुरवा में पालीवाल जी दे रहे थे, आता तो जिले में ही तो आता, विकास तो यही होता ना। अच्छा, मुख्यालय करते। अब देखिए ऐसा है ना, 8 किलोमीटर वाला नियम हमीरपुर के लिए इसलिए नहीं हो सकता। बाकी कौन सा शहर है जो 2 नदियों के बीच में बसा है? तो नदी पे थोड़ी बना दोगे, बजरा तैरा के उस पर थोड़ी ओपीडी खड़ी कर दोगे। नहीं, यहाँ आधा विकास, उसमें विकास भवन है बेतवा की उस तरफ। हाँ, वहाँ पूरे ऑफिस हैं हर विभाग के। लेकिन जो उम्मीद थी सर डीएम कार्यालय कि जब वहाँ विकास भवन वहाँ हो रहा है, उम्मीद थी कि वो एरिया बढ़ेगा, डेवलप करेगा, लेकिन वो डेवलप नहीं किया। नहीं, केवल पब्लिक नहीं बढ़ी, ना मकान बने पब्लिक के, केवल विकास भवन। आप चाह रहे हैं वहाँ प्लॉटिंग हो? हमारे श्रीवास्तव चाचा वहाँ जाएं, एक बढ़िया बंगला वहाँ बने। होना चाहिए, विकास तो जिले का होना चाहिए। हाँ, नहीं और चीज। क्या बता रहे थे गंगाचरण ने क्या किया, बताओ गुरु। पूर्व सांसद थे, वहाँ से थे और संभावनाएं थी यहाँ बनने। हाँ, रहने वाले आपके यहाँ के थे ना। हाँ, तो अच्छा, हमारे यहाँ का नेता हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, हमने कुछ नहीं कहा। देख रहे हैं, तुम्हारे यहाँ के घनश्याम रागी हमारे यहाँ सांसद बने, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष। हमने तो नहीं कहा हमारा तुम्हारा। अब यही आपस में लड़ोगे बुंदेलखंड वाले, ये सब हंस रहे हैं। दूसरे बाद फिर नहीं मिला यहाँ, तो गंगाचरण कहाँ ले गए? उरई। अरे उरई का अपना मेडिकल कॉलेज है, अपने में कहाँ जोड़ रहे हो? उरई का ही तो बना था, यहाँ हमीरपुर और उरई में एक जगह होना था। हाँ, तो बस उरई चला गया, फिर यहाँ संभावनाएं नहीं आई, जगह नहीं मिली। देखो हम बताएं, वो किसके टाइम पे घोषित हुआ था? उस समय मुलायम सिंह के टाइम पे, और फिर आई मायावती की सरकार। अब हमारे यहाँ से ज्यादा विधायक जीते थे, तुम्हारे यहाँ से कम जीते थे। इसका भी तो वजन रहेगा। तुम्हारे यहाँ पहली बार विधायक बने थे श्रीराम प्रजापति 91 में, हमारे यहाँ पहली बार बने थे 89 में चैन सुख भारती। तो हम 2 साल आगे हो गए ना। लेकिन हमें आपस में लड़ना नहीं है। उरई में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हमीरपुर में भी होना चाहिए। आप यहाँ भी बनवा दीजिए। अरे तुम भाई हमारे बिल्कुल बनेगा, हमारे हाथ पे हो तो हम अभी सैंक्शन करते हैं। कहाँ से आए नेताजी? कानपुर से। सिद्धार्थ भैया के दोस्त हो? अब आयुष जी, हमारे दर्शकों को ये उत्सुकता हो रही हुई है, सिद्धार्थ भैया कौन है? स्पेशली आपसे मिलने आया हूं। सिद्धार्थ भैया हमारे क्लासमेट हैं कानपुर के, और यहीं के भरुआ सुमेरपुर के रहने वाले। सिद्धार्थ भैया भरुआ वाले। हाँ, तुम भी जान, बड़ा कोविड फाइटर्स गैंग। कोविड फाइटर गैंग जो कर दिया उन्होंने। क्या किया बताओ? उन्होंने जो ये कोविड की जो दूसरी लहर आई थी, तो लोगों के लिए ऑक्सीजन और लोगों के घर घर जाके सिलेंडर तक दिए, भरुआ से भरवा थे, सारी रात काम किया इन्होंने, इनकी टीम ने। कोविड फाइटर गैंग बना के। हाँ, पूरा गैंग है। गैंग ना बोलो यार, गैंग है। नहीं सर, कोविड फाइटर गैंग है। कोविड फाइटर ग्रुप बोल दो। नहीं, हम गैंग ही बोलेंगे। अच्छा काम किया गैंग ने, मिलकर किया।
से सप्लाई ऑक्सीजन की हो रही रिमझिम क्या थी, है? रिमझिम इस्पात कंपनी से सप्लाई ऑक्सीजन की हो रही अरे थी। यहाँ से तो भर के उड़ई भी जा रहा हर है, जगह उड़ई जा रहा था। और उन्होंने ये कह भी दिया था कि कोई भी सिलेंडर ले आए हम भर देंगे। अग्रवाल जी हैं, कितने लोगों की जिंदगी बचाई हमीरपुर में। एक ग्रुप एक रुपए में भरते थे। हाँ। अरे बड़े भले व्यक्ति, क्या नाम है? अग्रवाल जी है कोई, अग्रवाल जी, अग्रवाल जी नरेश। क्या आपने सिद्धार्थ भैया नाम पूछ क्या उनको? अरे चिल्लाओ नहीं, वहीं पूछा। अरे पुड़िया दबाए हैं, पूछ क्या हो वहीं। कानपुर के नहीं, पुड़िया कानपुर वाले ज्यादा गाते हैं। अरे हम तो हमारे सर स्पेशली मैं मध्य प्रदेश के बारे में योगेश अग्रवाल। योगेश अग्रवाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश के जिन्होंने आपदा को व्यक्तिगत मुनाफे का अवसर नहीं बनाया। योगेश अग्रवाल जी यहाँ के कारोबारी हैं और ये बात मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि उन दिनों वो ऐसा इकलौता फेज था जब हम अपना फ़ोन साइलेंट करके नहीं सो पाते थे। अदरवाइज़ दिन भर इतना बचता है कि कोशिश रहती थी कि 4-6 घंटे की नींद के लिए फ़ोन साइलेंट करें, लेकिन वो सेकंड फेज़ इतनी भयावह थी। और तब हमने ट्विटर पे देखा था बहुत सारे SOS कॉल्स के बीच में कि हमीरपुर में एक ऐसे उद्योगपति हैं योगेश अग्रवाल जी जिनका नाम है, उनका इंडस्ट्रियल प्लांट था और कोई वैसी मेडिकल सप्लाई नहीं होती थी उनके यहाँ से, लेकिन उन्होंने ओपन कर दिया था। जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए हमारे यहाँ आए और जैसा भाई साहब बता रहे हैं 1 रुपये में सिलेंडर भर देते थे। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे ख्याल से आप सब लोग भी बहुत कृतज्ञ महसूस करते होंगे इस चीज़ को। एक बैकड्रॉप भी था। जी बताइए। बैकड्रॉप क्या नाम है आपका? राजेश सोनी नाम है। पत्रकार हैं जी। ये रहा कि 1 रुपये में दिया जा रहा था, लेकिन जो मुझे लगा, जो मैंने एनालिसिस किया कि इसमें उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए भी कहीं ना कहीं एक चीज़ की हुई थी। फ़ायदा ये था कि लगभग जो उनका जो उत्पादन था वो लगभग 800 सिलेंडर रिफिलिंग का था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उद्योग मंत्री सतीश महाना जी आए, वो यहाँ पर रात भर रुके और सेम डे उन्होंने उसकी क्षमता बढ़ा दी और बैठ करके उन्होंने खुद इस चीज़ के लिए कहा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब इस तरह की क्राइसिस हो तब यही काम किया जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सिलेंडर की जो आपूर्ति जो लोगों को देना चाहिए था उसको, जहां उनकी जो व्यवस्थाएं बढ़ी उसके बाद से उन्होंने रोक लगा दी थी। ये उसके बाद इतनी ज्यादा निर्देश आया था ना कि आप रैंडमली सिलेंडर नहीं देंगे, संस्थागत रूप से देंगे। नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब प्रशासन का भी हस्तक्षेप हुआ, बावजूद उसके जो है उन्होंने लोगों को जो है सिलेंडर नहीं दिए। पर्सनल तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे थे। और वैसे जो है आगे आइए, ये सिद्धार्थ हैं। हाँ बताइए। नहीं क्योंकि अरे अभी तुम्हारा नेता आ गया सिलेंडर लेने गए। अरे सुन लो, अभी तो कह रहे थे हम उनके गैंग में हैं, अब मुखिया आ गया, अब मुस्कुराओ, बोलो नहीं। हाँ भाई बताइए सिद्धार्थ भैया। मैं सौरभ भैया इसलिए बताना चाहूंगा, मैं कोविड फाइटर सुमेरपुर नाम का मैंने ग्रुप चलाया, जैसे ग्रुप है ना कोविड फाइटर हमीरपुर चलाया था। हम लोगों ने कोविड फाइटर गैंग नहीं इन्होंने कहा वो हमीरपुर गैंग था, सुमेरपुर का ग्रुप है। ठीक, ये अलग अलग जगहों का चल रहा था काम। तो हम लोगों ने 15-20 सिलेंडर मंगाए। जब हम लोगों ने योगेश अग्रवाल जी से बात की, देखिए ये सच है, अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल से 50 सिलेंडर आ रहे हैं, वो क्यू में है, तो पर्सनल लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो एक सिलेंडर लेने गया। लेकिन उन्होंने लोकल लोगों के लिए हम लोगों को एक नंबर दिया था, कोविड फाइटर सुमेरपुर को। हमारा सिलेंडर जाता तुरंत भर के हमें मिलता था। अगर कोई पर्सनली अपने परिवार के लिए ले रहा है तो थोड़ा रुकेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा स्टॉकिंग भी शुरू हो गई थी। स्टॉकिंग बहुत ज्यादा चालू हो गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, 15 सिलेंडर मैंने तेलंगाना से मंगाए थे और उस वक्त सुमेरपुर के लगभग 100-200 घरों में सिलेंडर रखे हुए थे। अब सरकार ये कई लोगों ने ऐसा कहा कि बहुत लोगों ने जिसको लोगों फियर स्टॉकिंग की, कई लोगों ने अपने घरों में भरा थे इतना कि पहले। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने बताया इतना बुरा हाल था, सब कुछ था, तो अभी अरे पीछे बुजुर्ग बैठे हैं यार, इधर। अरे नहीं चाचा, नया लड़का है, थोड़ा सिखाना पड़ता है। और देखो बांकेलाल जी का हाथ से, एक तो उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हैं, उस पर भी अध्यापक हैं और उस पर भी जोरदार हैं। और ये सब कुछ भी ना हो तो जिला हमीरपुर है, सम्मान तो भरपूर होना चाहिए। हाँ नहीं, ये आपका जी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, मैं जरूर देखूंगा अंकल, थैंक यू, नमस्ते। मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि स्थिति खराब थी है, सिलेंडर वगैरह सब, हम लोगों को तब ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली लोगों को ये समझ में आ गया है कि हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है? अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, दवा की सप्लाई, लेकिन अभी हम जब घूम रहे हैं जिलों में तो हमको हेल्थ कोई मुद्दा दिख नहीं रहा। क्या वजह है इसकी चाचा? यहाँ का बताया ना, क्लाइमेट ऐसी है कि आदमी बीमार है नहीं होता यहाँ का।
बीमार तो अस्पताल की जरूरत नहीं है यहाँ। हमें नहीं जरूरत है, 80 साल की हुई है, हमें क्या जरूरत है? एक टैबलेट नहीं खाई जिंदगी में, कोई टेबलेट नहीं खाई। हाँ, एक टैबलेट नहीं खाई जाती। आपने टैबलेट नहीं खाई? हाँ, कोरोना नहीं, कोरोना का बाप चलो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन नहीं लगवाई? क्या करना है? वो हमसे खुद घबरा रहा है, वो हमसे खुद घबरा रहा है। हाँ, वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर यह हालत थी एक समय में, जब कोविड फाइटर समूह के अंतर्गत हम लोग जाया करते थे गाँव में। शुरुआत में तो हम नॉक करते थे, मेरे टीम में होते थे 20-25 लोग, तो घर से लोग निकलते थे गाँव में और दौड़ा लिया करते थे सर। दौड़ा लिया करते थे? कई गाँव में बंधक बनाया, भैंसा पाली गाँव में बंधक बनाया गया था पूरी टीम। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बंधक बनाया, बंधक बना लिया था। ए सदर मतलब CMO थे, फिर जब SDM साहब ने गाड़ी भेजी, उनने कहा हमको जरूरत नहीं है, भाग जाओ नहीं तो लाठी बजेगी। फिर जब जागरूक हमीरपुर वैसे प्रणाम कर करके घुसे हम वैसे हाथ जोड़ के गया। फिर पूरी टीम गई यहाँ से, जिला अस्पताल से। माननीय CMO साहब उस समय जो थे वो गए, CMO थे 2-3 वो गए, उन्होंने बताया हाँ सब कुछ। और पूरी टीम को 1.5 घंटे बंधक बनी। नहीं तो फिर ये तो बंधक मतलब हाथ पैर नहीं बांधे। बाकी चाचा ने तो ये कह दिया कि हम बीमारी नहीं पड़ते, हमने कभी गोली नहीं खाई। आप लोगों में तो गोली वोली खाई होगी कभी? हल्का सबको बीमार पड़ता है। अच्छा हाँ, हल्का फुल्का। तो स्वास्थ्य मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ये है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो जैसे हमीरपुर है, अब जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अरे कह ही दो अगर किसी चीज को लग रहा है कहना नहीं चाहिए, इसका मतलब कहने का मन कर रहा है। कोई भी जैसे सरकार बनती है, जैसे अब आप सरदार पटेल की मूर्ति बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए उनको श्रद्धांजलि दीजिए। मतलब आपके हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं है, सबसे पहले वो जरूरी है। मैं मूर्ति का विरोध नहीं करता हूँ किसी तरह का, न राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये आपके पहले मतलब जो आपका अस्पताल है, पहले उसमें देखिए कि मतलब डॉक्टर की मतलब कितनी कमी है, पहले वो जरूरी है ना। क्या नाम भैया आपका? विनय। क्या करते हो? BSc करके B.Ed कर रहा हूँ। बढ़िया, हम बताओ। अच्छा, एक चीज हाँ। स्वास्थ्य के बारे में एक चीज और ये कहना, जैसे थोड़ी देर को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कोई भी केस होता है वो कानपुर मतलब जाता है, कानपुर जा नहीं पाता, बीच में खत्म हो जाता है। कानपुर जा नहीं पाता, बीच में खत्म। तो मतलब ये कि जो कानपुर में सुविधाएं वो हमारे हमीरपुर में क्यों नहीं है? वो मैं ये कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं कहता हूँ कि कोई योजना नहीं है, सबसे पहले ये होना चाहिए। कोई योजना, किसी योजना की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल अलीम सर। अब्दुल अलीम। तो स्वास्थ्य 12th हो गया है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर बनोगे जी। अच्छा, पैसा कमाओगे या सेवा करोगे? दोनों करोगे? दोनों चलेंगे, कोई दोनों। इनका ईमानदार जवाब है क्या? मतलब क्यों कहें हम? हाँ बताओ अलीम सर। स्वास्थ्य पहले, इंसान मर जाएगा, बाकी चीजें तो बाद में है ना। डॉक्टर की कमी रहती है सर, डॉक्टर इतने होते ही नहीं, सीटें इतनी कम रहती हैं। तो मुद्दा क्यों नहीं बनता? कोई भी नेता आए तुम्हारे दरवाजे, किसी भी पार्टी का, उससे बोलो कि पहले बताओ। आता ही नहीं ना सर, यही तो बात है। आप आए तो वोट लेने। बहुत अच्छा लगा हमको आके, अच्छा लगा। हम बहुत एक दोस्त ने मेरे 5 ही बजे बताया कि सर की टीम आ रही है। तो मैं आप आए, मैंने चाचा नेता है नाम है, जैसे हम आए वैसे नेता आए। हम लोग कई बार आइए तो हो गया। अब हम लोग, ये तो स्थानीय पत्रकारों की भी तो जिम्मेदारी। वो इतना अच्छा नहीं होता है स्थानीय। अरे नहीं, स्थानीय पत्रकार बहुत कम लोग आते हैं। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। अस्पतालों की हालत ये है, चैनल ABP गंगा, उसके साथ टीम आई थी, तो कुछ ही सर्वे करके साथ चली गई थी कुछ दिन पहले। यहाँ के अस्पतालों की हालत ये है। क्या नाम? मेरा नाम वसीम अहमद है। हाँ। मैं स्टूडेंट हूँ BTC का। तो यहाँ पे अस्पतालों की मैंने जो हालत देखी है बहुत दयनीय है। एक पे यानी इतने सारे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, मगर जो फिजिशियन है वो सिर्फ एक है पूरे अस्पताल में। ये जिला अस्पताल है, यहाँ पे फिजिशियन सिर्फ एक है। क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी मेरा नेम है। मेरा एडमिट था बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस में। तो यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही थी कि वैक्सीनेशन डिमांड कर रही थी। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमें ऑथराइज्ड वो चाहिए जो इसको स्टैम्प्ड कर सके। तो मैंने फिजिशियन ढूंढा। तो फिजिशियन ओके विद द QR कोड प्रिंटेड ऑन द वैक्सीन? नहीं, उन्हें QR कोड चाहिए, बट जो वैक्सीन देगा हमें वो फिजिशियन चाहिए। तो मैंने पूरी सिटी में ढूंढा, तो मुझे BAMS मिला, BDMS मिला, केवल एक जन मिला, वो प्रेम नेम से शायद प्रेम गुप्ता, एक फिजिशियन था। हाँ, तो यहाँ पर सरकारी नहीं है, सरकारी में सिर्फ एक ही फिजिशियन बैठे, और शहर में काफी लोड है। प्रैक्टिशनर में भी फिजिशियन नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर में भी फिजिशियन नहीं है। तो यहाँ सर आप 30 किलोमीटर अगर आप आगे पीछे भी जाएंगे ना, तो जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरीके डैमेज्ड है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं बॉस्टन में? मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो ग्रेड कहाँ से आपका?
मेरा ग्रेड है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इलाहाबाद से। सर स्वास्थ्य की बात चल रही है, मैं भी अपनी बात करना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक निषाद गुरु है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बुंदेलखंड रक्तदान समिति एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ। बुंदेलखंड रक्तदान समिति एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ हमीरपुर में स्वास्थ्य के प्रति। बुंदेलखंड ब्लड बैंक समिति के माध्यम से जिला अस्पताल में बहुत से लोग आते हैं जिनको रक्त की आवश्यकता पड़ती है। आप मुहैया कराते हैं। आप हेल्थ को लेकिन कमी क्या बता रहे थे, वो बताइए। कमी नहीं बता रहा हूँ, पहले जो बेनिफिट है वो बता रहा हूँ। कमियां मैं बताऊंगा कि रक्त की वजह से किसी मरीज को रिफर नहीं होने दिया जाता। कोई भी गर्भवती महिला रिफर नहीं होती है। एक ऐसा हमीरपुर के युवाओं में बदलाव आया है रक्त की कमी से। ऐसे यहाँ पे 10-12 लोग होंगे। टेम्परेरी में एक यहाँ पे नई मशीन आई है अल्ट्रासाउंड की, जिसके लिए यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल था, मगर उसको ट्रांसफर बार दबाव के कारण, बाहरी दबाव के कारण वो किसका दबाव था? अरे यानी क्या कहते हैं उसको, आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं। अरे भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार? किसका भ्रष्टाचार? सीएमओ से या किसी से। क्या सीएमओ की बन नहीं रही थी उससे नहीं, बाहर वाली जो अल्ट्रासाउंड की दुकानें थी उनसे उनकी। अच्छा, सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाला आ गया, बाहर के सब पैथोलॉजी की अल्ट्रासाउंड वालों की दुकानें हो रही थी बंद, तो वो फिर सेटिंग करके ट्रांसफर करवा दिए। उस पे लगा हुआ है ताला। यही बात है, अब उस पे लगा हुआ है ताला। हाँ, तो 50 रुपए है उनका कमीशन। 50 से 100 रुपए के बीच में लगभग जैसा सुन रखा है। जी हाँ, किसी भी पर्चे में होता है, तो इस वजह से दुकान बंद हो गई। वो नहीं, वो तो सरकारी अस्पताल जो डॉक्टर है अब भी। और एक चीज है, जैसा कि हमने कहा वो चला गया, जो भी यहाँ डॉक्टर आता है उसकी सेटिंग अल्ट्रासाउंड वालों से वैसे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वालों लगभग रहती है सर। और यहाँ इनके माध्यम से जो ब्लड बैंक समिति चल रही है, तो जो भी वहाँ ब्लड के लिए गरीब लोगों से पैसा की उगाही होती थी वो सारी बंद करा दी गई। फ्री ऑफ कास्ट खून मिलता है कि अब कारोबार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदी प्रदेश के युवाओं को, बहुत से लोग होते हैं मतलब पत्रकार होते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी होते हैं, हिंदी प्रदेश के युवाओं को मतलब बहुत कम आंकते हैं। कौन? बहुत से लोग होते हैं जो हिंदी प्रदेश के युवाओं को लताड़ते हैं। जैसे अरे ऐसी की तैसी उनकी जैसे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत से आप जैसे रवीश कुमार को देखिए, हमेशा मतलब एक उनका टाइटल बना रहेगा कि 170 रुपए पेट्रोल भरवाते रहिए, सांप्रदायिकता मस्त रहिए। आप ये बताइए, हिंदी प्रदेश के युवा कहाँ से कमजोर है? पीसीएस में अगर सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है यूपी से होता है, 700। अरे यूपी का पीसीएस है तो यूपी से ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आईएएस जो सबसे ज्यादा बनते हैं 700 से ऊपर आईएएस जो यूपी से हैं। मतलब अरे तो यही बनने भी चाहिए, जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी की है। सही की वो बात आपकी सही है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी प्रदेश के युवा है, हम उत्तर प्रदेश हमीरपुर से हमें गर्व है कि हम हिंदी प्रदेश के हैं, हमें किसी बात का अफसोस नहीं है। रवीश कुमार भी तो हिंदी प्रदेश के ही हैं, वो बिहार के हैं। वो बिहार के हैं, लेकिन ये उनको मतलब ये रहता है कि हिंदी प्रदेश की बात कुछ नहीं करता, वो पकौड़ा में मस्त रहता है। बोलेंगे तभी तो आप लोग सुनोगे। वो सब बात सही, उनकी बात सही है। चलिए, खैर पत्रकारों को वैसे भी दूसरे पत्रकारों पे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या करें? उनका ओपिनियन जो है बहुत ज़्यादा बायस्ड है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ फैक्चुअल बोल रहे हैं डेटा पर, बट वो लगातार बायसिंग करते हैं और एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट पे अवॉइड करता हूँ, चाहे आप रवीश कुमार हो चाहे कोई भी दूसरे पत्रकार हो। क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इस वजह उसकी वजह ये है कि चूंकि हम खुद पत्रकार हैं, तो या तो हम सबकी आलोचना करें, लेकिन हमारा वो डोमेन नहीं है। तो जैसे बहुत सारे मीडिया वेंचर्स हैं जिनका काम है मीडिया का क्रिटिक पेश करना, तो मैं तो खुद देखता हूँ कि जो क्रिटिक हैं, जो वॉचडॉग है, मीडिया के वॉचडॉग, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं इस चर्चा में थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा इनका फिर उनका सवाल क्यों नहीं पूछा, फलाने का जिक्र क्यों नहीं किया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। मतलब ये है कि जैसे पत्रकार है उसको दोनों तरफ से रहना चाहिए, वो एक तरफ की बात बताते हैं, एक तरफ की नहीं बताते हैं। तो ये नहीं है ना, पत्रकार को अगर कहीं अच्छा हुआ तो हम कहते हैं उसको बताओ, अच्छे को अच्छा बताओ और बुरे को बुरा बताओ। अब ये नहीं है कि आप लल्लन टॉप पे कैसा रहता है, क्या कमी है? अरे सर बहुत सही है, इसलिए तो मैं इसीलिए 5 बजे अब देखो पब्लिक कहेगी दूसरे की बुराई करवा ली, अपनी तारीफ करवा ली। मैंने यही इसीलिए हम कहते हैं बचो इससे। मैंने आपके चैनल में 5 बजे देखा, यहाँ कोई नहीं था, 6 बजे एक्चुअली में था, देखा कोई नहीं, तो मैंने कमेंट की थी कहाँ है प्रभु आप लोग। अरे 6 बजे का समय तो 5 बजे कैसे आ जाएंगे? नहीं 5 बजे 6 बजे भी आए थे, चला था। सोशल लिस्ट आपको उन्होंने बताया सोशल लिस्ट सबसे बढ़िया प्रोग्राम लगता है, बढ़िया लगता है। उसकी तनख्वाह बढ़ा दें आशीष की? हाँ जी बिल्कुल बढ़ाई। छुट्टियां बहुत लेता है, लेकिन छुट्टियां बहुत लेते हैं, ये बात सही कह रहे हैं। छुट्टियां काट देते हैं उसकी। छुट्टियां क्यों करते हैं इतना, बताओ क्या लगता है? सबसे बढ़िया लगते हैं यार वो। तो छुट्टी लेते हैं इतनी, पास जाने कहाँ जाते हैं? कभी कहता हम बीमार, कभी कहता हमारा खरगोश बीमार है, बीमार ही रहते हैं वो अधिकतर। हाँ
उनको यहाँ जुसांदा चाचा बाकी चाचा के पास भिजवाते हैं। बाकी चाचा एकदम ठीक रहते हैं। अच्छा, और भाई क्या मुद्दा है हमीरपुर का बताइए। आओ भाई तिरछी टोपी वाले, आ जाओ आगे। अरे दर्शक दीर्घा में चिपक के बैठ गए हो, कुछ ज्ञान दो भैया। नहीं दोगे? हाँ बताइए। एजुकेशन भी एक मुद्दा है। बताइए सर। एजुकेशन अरे उधर ना देखो, इधर कैमरा इधर है। बताओ सर। एक तो यहाँ स्कूल ज्यादा अच्छे नहीं है, ज्यादातर हिंदी मीडियम है सब। तो हिंदी मीडियम में क्या दिक्कत है? इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए ना। आप ये कहो अच्छे स्कूल होने चाहिए, चाहे हिंदी में चाहे हम तो हिंदी मीडियम पढ़े। हिंदी मीडियम होने चाहिए। यूपी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे मान लीजिए हम एडमिशन ले सकें। यूनिवर्सिटी तो हर जिले में नहीं खुल सकती है, अच्छे कॉलेज खुले हैं। अच्छा एक बार बताओ, तुम्हें बीएड कौन कर रहा था? हम कर रहे थे सर। बीटीसी बीएड। यार इतना यूपी में लड़का बीएड बीटीसी सर क्या है चक्कर? वेतन सीधे स्टार्टिंग आपकी होगी, पता ले जाए। वेतन मेरे पापा के दोस्त हैं, उनकी वाइफ प्रिंसिपल हैं, तो उनका वेतन सर 94,000 के। यूपी पूरे इंडिया में अगर देखा जाएगा, टीचरों की सबसे अच्छी सैलरी जो स्टार्ट होती है वो यूपी से ही होती है। और पढ़ाते फिर भी नहीं लोग, पढ़ाते बिल्कुल नहीं है। उसका रीजन ये है कि बच्चों को अगर आप हॉस्टल जैसी सुविधा देंगे, सरकार जो है हमारी टेम्परेरी व्यवस्था करी है। अभी प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसी में एक ही क्लास में सारे बच्चों को ढाल दिया। तो जैसे आपने रिपोर्टिंग करी, हाँ कमरों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत। हाँ भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था सर, ये डिजाइन है कि चोट से लगा है? चोट से लगा था मेरे, डिजाइन नहीं है। घर में यही बोले होंगे। नहीं स्टाइल है। नहीं है क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये स्टाइल है, कटिंग चल रही है आजकल। होम में कटिंग क्या बोलते हो दुकान में जाके, भैया उस तरह मार दो। क्या भौएं सेट कर दो, तुम नहीं कहा गुरु। क्या बोलते? तो एक दोनों सेट नहीं होती है? नहीं वो हो गया, वे नहीं होगा। तो मैं बीकॉम में पढ़ता हूँ। अंकल जी धोखे से कटा है, कुछ कहिएगा मत। अब ठीक है। मेरा बीकॉम फाइनल है। हाँ। मेरे बड़े भैया ने बीकॉम किया है, तो जिस कॉलेज से उन्होंने किया उसी कॉलेज से मैं कर रहा हूँ। लेकिन पूरे हमीरपुर जिले में गवर्नमेंट कॉलेज का कोई भी बीकॉम का टीचर नहीं है। उन्होंने फाइनल निकाल लिया, एमकॉम निकाल, लेकिन उन्हें कॉमर्स का टीचर दिखाई नहीं दिया। जिस कॉलेज से मैं कर रहा हूँ उस कॉलेज को मात्र 3 स्टाफ। हाँ चाचा प्रणाम, नमस्ते। आप ख्याल रखें अपनी सेहत का। अरे खूब आइए आप। हाँ, महीने में फिर एक बार आओ। महीने में फिर आए? हाँ, यही मिलेंगे आप? हाँ यही डेली। तो अगली बार और लंबा गप होगा। हाँ, फिर और बहुत बड़ी हिस्ट्री बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है चाचा। हाँ भैया, टीचरों की कमी है। टीचरों की चलिए, अभी समय की भी कमी है। और कोई एक जरूरी मुद्दा हो तो बता दीजिए। हाँ, बुंदेलखंड बन जाए तो समस्या का बहुत निदान हो। और मैंने झलोखर से लेकर पूरा 14 जिला बुंदेलखंड साइकिल यात्रा की है। भाई साहब पहले तो जिले गिनवा दो, कई हेटर्स को पता नहीं हमारे। हटो भैया। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर। हमारा क्या छोड़ दिए? उरई जालौन। हाईकोर्ट तो अपने यहाँ बनवाएंगे। टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी को कैसे बनवा लेंगे? झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर, ललितपुर। अरे ललितपुर 2 बार थोड़ी आएगा, डबल रोल है क्या उसका? एक बार आप पन्ना, दमोह, बांदा हो गया है। चित्रकूट भी हो गया है। खजुराहो नहीं, छतरपुर तक गए थे हम लोग। छतरपुर के एरिया में। अरे खजुराहो मत छोड़ो, पर्यटन से भी तो पैसा आएगा। खजुराहो जिला नहीं ना, वो टीकमगढ़ में आता है। छतरपुर में। तो इन 14 शिवपुरी भी लेंगे जी। सागर भी आता है। सागर में बना देंगे वो हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह बढ़िया है। झांसी कैपिटल हो जाएगी, उरई में हाई कोर्ट हो जाएगा। हमीरपुर में क्या होगा? हमीरपुर में कुछ सोच रहे हैं अभी। बताओ हमीरपुर में क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होगा हम लोग। अरे बताओ क्या चाहिए? हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज। हमीरपुर में एम्स आ जाएगा। बुंदेलखंड बन जाए तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं आसानी से। कैसे हो सकती है बताइए? सबसे बड़ी बात, नए प्रदेश को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए रेवेन्यू के लिए।
रेवेन्यू कहाँ से आएगा ये बताइए। इतना खनन हमारे यहाँ से तो होता है। देखो हमको तो पता है, पर दर्शक को ये ना लगे ना कि ये बुंदेलखंड के हमारे यहाँ की खदानें लूट लूट के जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ पैसा लगा दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से तो होता नहीं है, गोरखपुर के हैं तो वहाँ लगता है, और इटावा के रहे तो मुलायम सिंह यादव जी के क्षेत्र में लग गया, और वो मायावती हैं तो उधर उनके क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ वालों के लिए कुछ नहीं मिलता, लूट के यहाँ से ले जाया जाता है। अच्छा एक बार बताइए, बुंदेलखंड से सीएम बन जाए तो कहाँ, अरे हेलमेट दे दो, परिचित के है ना। अरे हमका भैया ऐसा ना भीड़ में किसी ने निकाल लिया, बाद में खोज रहे हेलमेट कौन ले गया। बुंदेलखंड तो बना नहीं, हेलमेट चला गया, पैसा लगता है दूसरी जगह जाकर। तो या तो सीएम बने बुंदेलखंड का, बिल्कुल तो काम कुछ बिल्कुल बिल्कुल, या फिर राज्य बने, बिल्कुल। अच्छा हाँ, तुम्हारा क्या तर्क है नौजवान? यहाँ का पैसा वहाँ से देना, लेकिन यहाँ का कम से कम यहाँ लग जाने। हमारे माइनिंग का पैसा हमारे यहाँ का। हाँ अगर अच्छा एक तो माइनिंग है, और क्या, और कहाँ से आएगा रेवेन्यू? माइनिंग ही है, कृषि उतनी यहाँ पर है नहीं। नहीं कृषि में बढ़िया इजराइल वाली टेक्नोलॉजी आए, ड्रिप वाली बढ़िया उन्नत खेती हो। माइनिंग में या ट्रांसपोर्ट से आदमी यहाँ डायरेक्टली जुड़ा है या इनडायरेक्टली जुड़ा है। हाँ, कोई ट्रक ऑपरेटर यहाँ पे व्यापार यही है, इसके अलावा कोई व्यापार ही नहीं। हाँ अगर ये जुड़ जाती है तो व्यापारी सुनिए, तो यहाँ से 16 किलोमीटर यहाँ जाना जैसे हमारा पानी है, जल है, जो हमारे यहाँ की नदियाँ हैं, तो इसको संचित कर लिया जाएगा हमारे क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं वो पानी जो नहरें हमारे 20-20 साल से हमारे हमीरपुर जनपद में जो नहरें गई, 20 साल से नहर बनी है, पानी ही नहीं आया आज तक। 20 साल से पानी नहीं आया नहीं। कुरारा ब्लॉक में नहर बनी है पूरी, यहाँ तक पानी आया नहीं। हम तो ये सोच के संतोष कर लेते कि हमारे यहाँ नहर नहीं बनी, हमारे यहाँ बनी है, आपके ज्यादा बड़ा है। ये जालौन तक जुड़ी है आपकी नहर। ये जब यही नहीं आ रहा तो हमारे यहाँ कहाँ आया नहीं, आने कोई विकल्प है नहीं उसमें। यही समस्या है। तो एक तो ये बोल रहे रेवेन्यू माइनिंग से पैसा आएगा, और बताओ कितने लोगों लगता है बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए? बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। बुंदेलखंड सबसे बड़ी बात तो ये है, खनन तो खूब हो रहा है, और खनन एक एक करके बोलो। हाँ खनन खूब होना भी चाहिए, खनन खूब होना चाहिए। हाँ खूब अचक के करे, खनन हो, लेकिन अवैध खनन ना हो। जैसे सरकार के रेवेन्यू में चुंगी ना लगे, 10 तक निकल रहे हैं और 1 टक की आपको रेवेन्यू मिल रही है। होता है? बिल्कुल होता है। ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ओवरलोड की वजह से सड़कें खराब हो जाती है यार, पूरी सड़कों की हालत खराब हो जाती है। अभी 1.5 साल 2.5 साल पहले बनी सब चौपटानंद है, बिल्कुल चौपटानंद है बिल्कुल। अच्छा लेकिन रेवेन्यू तो बताओ, एक माइनिंग से आएगा और पैसा आएगा। टूरिज्म, हाँ आगे आओ नौजवान बताओ। टूरिज्म में यहाँ पर जैसे खजुराहो वाला सेक्शन है, झांसी वाला सेक्शन है, और ये आप वहाँ पर जाएंगे चित्रकूट वाला सेक्शन है। चित्रकूट तो शायद बुंदेलखंड में नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, चित्रकूट नहीं आएगा। अरे पूरा लेंगे यहाँ पर, अरे तो वो भी लेंगे ना। तो वो जो सेक्शन है वो टूरिज्म से कवर किया जा सकता है, और नेचुरल रिसोर्स इन्होंने कवर कर दिया। रिलीजियस टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, वहाँ के मंदिरों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। मंदिरों भाई मैंने कहा रिलीजियस और हिस्टोरिकल टूरिज्म है, माइनिंग है, वो तो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखे है ना, तो वो तो वैसे ही चल रहे हैं सब। अरे अच्छे से उसका प्रचार प्रसार होगा। बुंदेलखंड से प्रवास भी बहुत होता है। अरे बहुत किले हैं, सिर्फ एक झांसी का किला है। बुंदेलखंड से लोग दूसरे प्रदेशों में बहुत जाते हैं, बहुत प्रवास होता है, मतलब डेली बेसिस पे बसें चलती हैं, आप देखेंगे। माइग्रेशन गाँवों के हाल ये है कि घरों में ताले लटके हुए हैं, बहुत पलायन है। रोजगार के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा सर, शिक्षक भर्ती का मुद्दा है। प्रदेश में 1.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों की ये बहुत बार खाली बता है, चुके हैं। लेकिन हम जिस जिले में जाते हैं, मैं आपके महत्व को कम नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस जिले में जाता हूँ वहाँ अनिवार्य रूप से हमको शिक्षक भर्ती वाले प्रदेश में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार कहाँ कुछ सुन रही है। ललन टॉप पे लगातार कहा जा रहा है जी। हाँ पीछे एक भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। माइग्रेशन का आप बता रहे हैं। तो अभी ने सबने बताया कि जो खनन हो रहा है वो एक बहुत बड़ा रोजगार देता है हमारे यहाँ के लोगों को। तो खनन का मुद्दा ये है कि जब सपा सरकार थी तो खनन जो हो रहा था वो हमारे यहाँ के ही ठेकेदार कर रहे थे, हमारे यहाँ के लोग ही कर रहे थे, और उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा था। पर जब से जो है ये सरकार आई है तब से खनन जो है बाहर के लोग आके कर रहे हैं, और बाहर के ही ठेकेदार हैं, और वो अपने ही आदमी लेके आते हैं। तो आज मुद्दा ये है कि जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जरिया है कमाई का, वही अवरुद्ध हो गया है। दूसरी चीज़, अगर जैसे अभी बताया कि जब सपा सरकार थी तो खनन का पैसा बाहर चला जाता था, यहाँ विकास नहीं होता था। लेकिन हम आप जहाँ अभी खड़े हुए हैं, जिस पथ पे खड़े हैं और हम लोग घूमते हैं यहाँ पर, यही सपा सरकार की देन है।
दूसरा जैसे आप हम वहाँ पे घूमते हैं, अरे पहले इनको अपने सपा सरकार की बता लें तो फिर हम भाजपा वाले को बुला लेंगे। जैसे ही वहाँ पे घूमते हैं तो आपको एक इतना बड़ा दोनों की बात आनी चाहिए ना, कोई बसपा वाला हो वो भी आ जाए और वो प्लांट दिखता है एक विकास के रूप में, जिसका अरे पहले सुन लो भैया, सुनाने से पहले सुनो, जिसका शिलान्यास अखिलेश जी के द्वारा वो बिजली घर सामने जी। उसके बाद फिर जैसे ही आप इधर को घूमते हैं, कुरारा हाईवे जहाँ के आप रहने वाले हैं उरई के, अभी आपने गांव का नाम भी बताया था। हाँ। तो ये इधर पे जो हाईवे था इसका नेशनल ज्योग्राफी तक में आ चुका था, इतना ज्यादा खराब रास्ता था ये, और इसका भी जो है जो निर्माण कार्य कराया गया वो अखिलेश जी के द्वारा कराया गया। तो ये चीजें जो है मेरे आने के बाद और हम लोग जो यहाँ हमीरपुर में रह रहे हैं तो ये हम लोगों को। तो आप कह रहे हो कि सपा के टाइम बहुत काम हुआ और भाजपा वालों ने सब नहीं, मैंने अपने काम भाजपा वालों ने उद्घाटन किया, सही है। जैसे कि भैया हम बता दें आप, क्या नाम है आपका? बीटू यादव। बीटू यादव। हाँ। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ जमुना पुल हर साल बाढ़ में टूट जाया करता था। ये वाला? हाँ, ये सामने वाला? हाँ, ये वाला। तो लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। तो पिछली सरकार ने रिंग रोड दिया और फोर लेन दिया पुल, जिससे एक तरफ से आ सकते थे एक तरफ से जा सकते। अब क्या हुआ, इस सरकार ने काट के 2 लेन कर दिया, हमारी दी हुई चीज को भी हमसे छीन लिया गया। अरे आप समझो, पहले देखो दोबारा हो गया। अरे भाई साहब आपका? पंकज, मैं एक बार क्या बता करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। हाँ। है क्या कि प्रशासन ने यहाँ के रिपोर्ट दी हुई थी कि 2 लेन से काम चल जाएगा हमारा, उसका वीडियो भी जारी हुआ था मीडिया के द्वारा। और वीडियो बना रहे हो? ऐसे नहीं कर रहे हो? वापस से उसे 4 लेन कर दिया गया। हाँ। क्योंकि उसमें पैसा इतना लग चुका था, ऑलरेडी कोठियां तैयार हो गई थी। हाँ। बस ऊपर का सिस्टम जो था वो लगना हुआ बाकी था। हाँ। तो वापस से 4 लेन हो गया। तो ये अच्छा, इसमें आप बोले थे बसपा के भी कुछ लोग हैं, बसपा कौन है? हमने कहा प्रशासन का भी एक। आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र श्रीवास है। क्या जिम्मेदारी है बसपा में आपका? मैं इसमें विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। विधानसभा उपाध्यक्ष, बताइए पुष्पेंद्र जी। मैं ये कह रहा था कि सर सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो जिस रोड से आप आए हैं ना, ये कानपुर वाला और ये सागर तक जोड़ता है, इसमें सबसे पहले सर डिवाइडर होना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि सर रात दिन यहाँ इतना ट्रक, इतना ट्रैफिक, इतना ज्यादा रश रहता है कि इसकी वजह से सड़क हादसे इतने ज्यादा हो जाते हैं कभी कभार त्योहारों के टाइम पे, और ऐतिहासिक मेले जब हमारे यहाँ छोटे छोटे कस्बों में लगते हैं, नगरों में लगते हैं, तो उनमें सर एक्सीडेंटल बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो तब तो प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं भेजी ना कि यहाँ पर एक डिवाइडर होना चाहिए था, जिसके लिए मुझे लगता है कि इस रोड के किनारे जितने भी शहर आते हैं, गांव आते हैं, सब ने इसके लिए आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया, धरना भी किया, लेकिन उसके बाद ये भाजपा के नेता आगे आओ, अरे घबराओ नहीं, तुम्हारी तो सरकार है। ये सपा के, ये बसपा के, सपा बसपा वाले कह रहे हैं तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, अखिलेश जी के समय के पत्थरों पे सुन तो लो, शिलान्यास का शिलान्यास किया, बीटू यादव कह रहे हैं, और सड़क थी, पुल डूब जाता था। है नहीं, इनका नाम बीटू यादव है ना? आप तो नगर अध्यक्ष हो भैया। हाँ, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि सड़क वड़क हुई, और भाई साहब बोले डिवाइडर के जो नगर उपाध्यक्ष बोले, ये आप विधानसभा उपाध्यक्ष हैं बसपा के, ये बोल रहे हैं सड़क पे भी कुछ काम नहीं किया। बताइए भाई, आपकी सरकार 4.5 साल से। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि कोई कुछ भी कहे, फर्क इससे नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है जनता जनार्दन ने क्या देखा। अगर घोटाला एक जेब में पैसा गया है, मैं कहता हूं कि अगर आप ये कहना चाहते हो कि पुल नहीं बना है, पुल किसी की जेब में गया है, हॉस्पिटल नहीं बना किसी की जेब में गया है, तो ये सर्वथा गलत है। पूरी जनता को दिख रहा है कि किस विकास से काम हो रहा है। मैं ये जरूर कहता हूँ, नहीं ये कह रहे हैं कि माइनिंग जब होती थी तो लोकल लोगों को रोजगार मिलता था। माइनिंग होती थी तो लोकल लोगों को रोजगार मिलता था। मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ किसी के, किसके घर कुर्की हुए हैं, कौन कौन बाहर के नेता जिलों के यहाँ पर आके किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? लोग आ रहे हैं गोरखपुर से, लोगों को हइया जाए कुछ रॉयल्टी भैया, गवर्नमेंट टेंडर हुए सर, इसलिए वो लोग रीजन क्या है, रीजन क्या है, 1 नंबर में जितना रॉयल्टियाँ महंगी हुई। ये क्या कह रहे हैं, कुर्की किसकी हुई है बताइए? आप जानते हैं माइनिंग के केस में क्या प्रॉब्लम हुई है। बसपा में माइनिंग का इकट्ठे सिंडिकेट का पैसा आता था, पैसे नहीं कहा जाता। नहीं, जैसे आपने पूछा, नहीं खुल के बात हो ना, सब खुल के बात हो, जेल में है बाबू खुल के बात। और सपा में कौन था? देखिए, मेरा कहना ये है, सपा में भाई जितने भी पदाधिकारी से लगा के जो भी होते हैं, तो माइनिंग में सबको तो सम्मिलित किया नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग है, तो उद्योगपतियों का इस टाइम बीजेपी में बोलबाला है, ना कि समाजवादी पार्टी में बोलबाला है। ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो माइनिंग का जो आप एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो ये हमारा एक सेंट्रल खदान पड़ती है, ठीक है। उसमें माइनिंग का जब अभी ठेका उठा, तो वो शायद आप लोग मालूम हो किस कंपनी ने उठाया था? शिवा कंपनी उठाया था। वो कहाँ की थी? साहब आपको बड़ी जानकारी है सब अंदरूनी। मैं गाड़ी रखे रहा हूँ ना। हाँ, गाड़ी नहीं मेरे पास में। गाड़ी मतलब ट्रक,
यहाँ यही व्यापार है। वही डंपर जिसपे लद के ओवरलोड जाता है। और सुनिए तो एंट्री भी ली जाती है यहाँ पे, लिखा होता है 5,000 रुपए पर गाड़ी। उसके बाद और किसकी जेब में जाती है? आरटीओ जी हाँ, 5,000 प्रशासन लेता है पैसे। कानपुर की 11,000 की एंट्री है। और ये नंबर 2 वाला बता रहे हैं? जी हाँ, नंबर 2 अच्छा, शुरू समझाओ। मान लो इधर आओ जी, मैं शुरू से। अरे घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम बताओ। ये सब ओवरलोड करने की वजह से जाती है। नाम बताओ। एक से उदाहरण समझ, देखिए हम लोग किताब में पढ़ते हैं ना, विज्ञान करके। एक चीज पूछना चाहूंगा इससे पहले, बाकी थोड़ा उदाहरण तो समझ लीजिए। क्या नाम भैया? देवेश सोनी नाम है। मान लो, मानने में तो कुछ नहीं आता, कोई भी कर। देवेश सोनी की निकल आई माइनिंग का पट्टा। है कौन सी साइट है यहाँ पास में बेतवा की? 4 नंबर 5 नंबर सेंटर। 5 नंबर सेंटर इनकी निकल आई। मुस्कुराओ, माइनिंग का पट्टा निकला। अब इनका भरा ट्रक जी है, आपका नहीं पट्टा इनका, वो ट्रक मेरा हुआ। पट्टा इनका, पर्ची है पक्की वाली, वो कटी। बिल्कुल रॉयल्टी नहीं जाएगा, सरकार का नियम रॉयल्टी बना कोई जल्दी। सुनिए खुलासा बताते हैं, आप तो खुलासा किसी आप बता। नहीं मैं आपको खुलासा करेंगे। तो अब ये भर गया, ये भर गया। अब इसके बाद एक आंसर दीजिए बस खाली। ये भर गया ट्रक जी हाँ, ओवरलोड। पहले सुनिए भैया एक बात जवाब दीजिए। जैसे ओवरलोड हम भर रहे हैं, गलती हम कर रहे हैं, प्रशासन हमें दंड दे रहा है, चालान कर रहा है, सब सही है, हम गलती कर रहे हैं। लेकिन ये जब जिनका पट्टा हुआ है वो ओवरलोड क्यों दे रहे हैं? ये जो गाड़ियां रास्ते में पकड़ी जा रही है, आप खदान सीज करिए ना, वहाँ से ओवरलोड क्यों दिया जा रहा है? वहाँ कैमरे लगाइए, वहाँ अपने अधिकारी बैठा लिए। जब गाड़ी वहाँ से चलेगी, क्या रास्ते में मुरम क्या मिलती है क्या खेतों में? वो तो नदी से आई ना। तो पैसा कहाँ लगता है? नहीं वो तो बाद में छोड़िए, पहले भरी ना। भरी अंकुश कहाँ लगना चाहिए? आप बताएं, अंकुश कहाँ लगना चाहिए? चलो मान लिया वहीं लग जाए। पैसा कहाँ लग रहा है? अच्छा, पैसा कहाँ लगता है? 5,000 कहाँ? रात में अंधेरे में जिसमें पकड़ लिया, ड्राइवर मालिक ने सेट कर लिया, तो छूट गई। अगर वो 4 लोगों के बीच में आके मीडिया ने देख लिया, तो फिर चौरान होगा, उसका खनिज लगेगा, सेल टैक्स। अरे पहले 5,000 तो बताओ। इधर उधर 5,000 रुपए पर गाड़ी कहाँ पे लगता है? हमीरपुर में। इसके बाद आरटीओ इनके दलाल सेट हुए हैं। 5,000 पर गाड़ी यहाँ। फिर उसके बाद गाड़ी आगे निकली। इसके बाद गाड़ी आगे निकली। 7 आरटीओ आपके कानपुर में बैठते हैं। 7 आरटीओ, आरटीओ सब मिला के उनका जाके 11 से 12,000 रुपए बैठता है। कंबाइंड पैकेज है। जी हाँ, उसमें कुछ उसमें ऐसा बताया गया है कि कुछ नेताओं की वजह से एंट्री महंगी हो गई है, वरना वही एंट्री 7 से 8,000 में होती थी, अब 12,000 में होती है। जी हाँ, और 9 एंट्री होती है। उन्नाव का एरिया बड़ा है, मतलब जैसे दूरी आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एंट्री देनी पड़ेगी। उधर लोकेशन से निकालिए, लोकेशन वाले को 500 अलग, वो अलग, लोकेशन वाले को 500 अलग देना अलग, उनका 500 रुपए पर गाड़ी। ये करप्शन काफी मिल बांट के। ये बताइए करप्शन है? अरे विशुद्ध है, मतलब किसी को बोलने नहीं लगाना है। अवैध खनन बोल रही है। अच्छा ये एक बात बताइए वकील साहब, ये अभी अरे मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। ये भाजपा में ही था या सपा में? सारी सरकारों में, सारी सरकारों में जनता बोल रही है। अभी तो क्या जनता बोल रही है? मैं कह रहा हूँ सारी सरकारों में था। सारी सरकार कि पहले पैसा कम लगता था, अब पैसा ज्यादा लगता है। पहले गाड़ी 15,000 में भरती थी, अब 30,000 में भरती है। पट्टे हुए तो पट्टे जो है निषाद समाज को, जो पिछले तबके के लोग थे, वो बहुत बड़ी बात है। निषाद समाज को भी पट्टे दिए गए, ठीक है, तो उनका भी भरण पोषण हो जाता है। आज लेकिन निषाद समाज जो है बेचारा अपने हाथ से भरता है बोरिया, तो अपने हाथ से उठा के रिक्शों से बेचता है, उसमें भी उसको बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है पूरा जो भी पट्टे का खेल है, जो भी मोरंग का खेल है, उसका एकीकरण हो गया है। वो सिर्फ कुछ लोगों के ही हाथों में रह गया है, न कि आम जनता उससे कोई लाभ ले सकती है, न कोई। आप में से कुछ लोगों को ये अचरज हो रहा होगा कि ये इतना क्यों बात हो रही है खनन पे, मोरंग पे, बालू पे। काहे से हमीरपुर की जो इकोनॉमी है वो बालू बेस्ड है। एक बरुआ सुमेरपुर में इंडस्ट्रियल टाउन है। कौन सी बड़ी फैक्ट्री है? अभी तो कई आ गई है। अभी जेके सीमेंट ने प्रोडक्ट डाला है, जिंदल ने डाला हुआ है। अरे यार बड़ा बड़ी कंपनी की फेयर एंड लवली वाली थी, वो भी आ गई है। मेडिकल बदले में फेयर एंड लवली मिली है की वजह से जेके सीमेंट वालों का वहाँ पड़ा हुआ है। अगर ना ये आते तो ना वो भी नहीं आते। चलिए, आप ये हमीरपुर की बातचीत देख रहे थे। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बातचीत को यहाँ खत्म कर रहे हैं, और भी कर सकते थे। काहे से कि जो मोबाइल की बैटरी है वो हो गई डेड, और प्रिंसू महाराज अब अपने पर्सनल मोबाइल से शूट कर रहे हैं। हाथ इनका रहा है कम। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। भैया कुछ 100 रुपये